जामुखा की ही तरह ऐसे कई मंगोल कबीले थे जो ये मानते थे कि एक भगोड़ा होने की वजह से तैमुजिन मंगोलों का सरदार कभी नहीं बन सकता। ऐसी सोच रखने वाले सभी कबीले जामुखा के नेतृत्व में खड़े होने लगे। सन 1201 में जामुखा ने एक पारंपरिक बैठक बुलाई और खुद को मंगोलों का सरदार घोषित कर दिया। इस बैठक के बाद जामुखा ने केवल तैमुजिन को ही नहीं बल्कि ओंग खान को भी खुले युद्ध की चुनौती दे डाली। जामुखा जानता था कि जब तक ओंग खान की हार नहीं होगी तब तक तैमुजिन नहीं हारेगा। अगर वो ओंग खान और तैमुजिन दोनों को एक साथ हरा देगा तो वो मध्य एशियाई मैदानी कबीलों का इकलौता सरदार बन जाएगा। जामुखा को तैमुजिन और ओंग खान के खिलाफ इस लड़ाई के लिए ताइचुट जैसे कबीलों का साथ भी हासिल हो चुका था। ताइचुट वही कबीला था जिसने तैमुजिन को उसके सौतेले बड़े भाई बेक्टर की हत्या के बाद हिरासत में ले लिया था और हिरासत से भागने पर उसको जान से मारने के लिए कई दिनों तक ढूंढ रहा था। ताइचुट कबीले के अलावा भी जामुखा के साथ ऐसे कई छोटे छोटे कबीले जुड़ चुके थे। दूसरी ओर ओंग खान को जामुखा के द्वारा युद्ध के लिए दी गई चेतावनी अपने लिए एक बहुत बड़ा अपमान लगी। ओंग खान ने तय किया कि वो तैमुजिन के साथ खुद जाकर जामुखा के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। जब लड़ाई के लिए तैमुजिन और ओंग खान की सेनाएं जामुखा की सेनाओं के सामने पहुंची तो मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था। ओंग खान और तैमुजिन की सेनाओं की संख्या जामुखा की सेना के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। ओंग खान और तैमुजिन की सेनाओं को देखकर जामुखा और उसके कई साथी घबरा गए और युद्ध के मैदान से भाग गए। अपने साथियों के भागने की वजह से जामुखा को भी युद्ध के मैदान से अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। ओंग खान ने जामुखा को पकड़ने का फैसला किया और तैमुजिन से कहा कि वो ताइचुट कबीले का मुकाबला करे। ताइचुट कबीले को हराना तैमुजिन के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ, मगर जल्द ही तैमुजिन की सेना ने ताइचुट कबीले की सेनाओं के इरादों को पस्त कर दिया, जिसके बाद ताइचुट कबीले के कई योद्धा मैदान छोड़कर भाग गए। तैमुजिन ने एक बार फिर अपनी दरियादिली दिखाई और हारे हुए ताइचुट कबीले के सरदार और अधिकारियों की हत्या करने के बाद बाकी सभी कबीले वासियों को अपने कबीले में शामिल कर लिया। हालांकि दूसरी तरफ जामुखा ओंग खान के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब रहा। जामुखा दूर दराज के मैदानी इलाकों की ओर भाग गया और वहां जाकर नए कबीले वालों को अपने साथ जोड़ने लगा, मगर तैमुजिन और जामुखा के बीच एक अंतिम लड़ाई अब भी बाकी थी। सन 1202 में ओंग खान ने तैमुजिन को पूर्व की ओर तातार कबीले पर दोबारा हमले के लिए भेजा और खुद अपने पड़ोसी कबीले मर्केट पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। तातार कबीले पर अपने दूसरे हमले के दौरान तैमुजिन ने एक नई रणनीति लागू की। आमतौर पर मध्य एशिया की सेनाएं लड़ाई में जीतने के बाद विरोधियों के खेमे में लूटपाट करने में जुट जाती थीं और भागते हुए विरोधियों का पीछा नहीं करती थीं। इसका नतीजा ये होता था कि ये विरोधी लौटकर दोबारा हमला करते थे। तैमुजिन ने इस दिक्कत को पहचाना और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जब तक पूरे तरीके से विरोधियों को नष्ट नहीं कर दिया जाएगा तब तक किसी भी प्रकार की लूटपाट नहीं की जाएगी। पूरे तरीके से युद्ध जीतने के बाद लूट किए जाने का एक फायदा यह भी था कि लूट को एक व्यवस्थित ढंग से इकट्ठा किया जा सकता था और तैमुजिन अपने हिसाब से उन्हें अपने समर्थकों के बीच बांट सकता था। तैमुजिन का यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला था। अपने इस फैसले की वजह से आने वाले समय में वो अपने विरोधियों को पूरे तरीके से नष्ट करने वाला था। इसके अलावा तैमुजिन ने यह फैसला किया कि युद्ध में हासिल की गई लूट को वो अपने कबीले की विधवाओं और लावारिस बच्चों के बीच भी साझा करेगा। इस फैसले ने भी तैमुजिन की लोकप्रियता बढ़ाई और कबीले के सैनिक उसके प्रति ज्यादा वफादार हो गए। सैनिकों को अब यकीन हो गया था कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद भी तैमुजिन उनके परिवार का ख्याल रखेगा। तैमुजिन की सेना ने तातार कबीले को एक बार फिर करारी शिकस्त दी, ऐसी कि ज्यादातर तातारवासी मैदान छोड़कर भाग गए। तातार को तैमुजिन ने इतने बुरे तरीके से हराया था कि यह कबीला लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और तातार कबीले की अधिकतम जनसंख्या तैमुजिन के कब्जे में आ चुकी थी। तातार कबीला ताइचुट या स्पेन की तरह कुछ 100 परिवारों का कबीला नहीं था, बल्कि तातार कबीले में हजारों परिवार रहते थे। तैमुजिन के सामने तातार को अपने कबीले में मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए तैमुजिन को अपने पूरे कबीले का सहयोग चाहिए था, जिसके लिए उसने खुद भी कुछ कड़े कदम उठाए।
तेमुजिन और उसके कबीले के अधिकारियों ने यह तय किया कि सभी तातार सरदारों और अधिकारियों की हत्या कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन सभी तातार पुरुषों को भी मौत की सजा सुनाई गई जिनकी लंबाई एक निश्चित मानक से ऊपर पाई गई थी। अब तक बोर्टे ही तेमुजिन की इकलौती पत्नी थी, लेकिन तातार कबीले को शामिल करने के बाद तेमुजिन ने तातार कबीले के कुछ परिवारों से संबंध रखने वाली येसुजिन और येसुगेई से भी शादी करने का फैसला किया। तातार पर जीत हासिल करने के बाद तेमुजिन के कुछ सैनिकों ने उसका आदेश भुला दिया और भागे हुए विरोधियों को पकड़ने के बजाय पहले लूटपाट में जुट गए। इस बात से तेमुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और अपने आदेश को गंभीरता से न लिए जाने की सजा के तौर पर उसने उन सैनिकों से सभी लूट का सामान छीन लिया और उन्हें आधा नंगा करके कोड़े मरवाए। तेमुजिन के इस व्यवहार से नाराज होकर कुछ सैनिक उसका साथ छोड़कर जामुखा से जा मिले। इधर तेमुजिन अपने कबीले में लगातार बदलाव ला रहा था और पारंपरिक तरीकों पर चलने के बजाय नई नई नीतियों को लागू कर रहा था। ऐसी ही एक नीति के तहत तेमुजिन ने अपने कबीले के हर इंसान के लिए सार्वजनिक सेवा करना अनिवार्य कर दिया। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सेना में अपनी सेवाएं नहीं दे सकता तो उस व्यक्ति को किसी और प्रकार से सार्वजनिक सेवा देनी होगी। तातार, स्पेन और जेरकिन कबीले को हराने के बाद तेमुजिन अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका था और मध्य एशियाई मैदानों की महत्वपूर्ण शक्तियों में उसकी गिनती होने लगी थी। ओंग खान ने यह नहीं सोचा था कि तातार पर जीत के बाद तेमुजिन की शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब तेमुजिन की अगली चुनौती के रूप में उसके पिता समान ओंग खान खड़े होने वाले थे। ओंग खान के साथ उनका पुराना दुश्मन जामुखा फिर से उनका सामना करने के लिए तैयार था। तो चलिए अब अपने अगले एपिसोड की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि तेमुजिन ओंग खान और जामुखा की चुनौती से कैसे निपटता है।